क्षमता का ही दौर चल रहा है। सिर्फ सक्षमता का फॉर्म भरिए, सक्षमता का एडमिट कार्ड डाउनलोड करिए, सक्षमता का ये करिए, सक्षमता को यो करिए। क्यों? और शिक्षक जो हैं वो असमंजस में की स्थिति में हैं कि आखिर करना क्या है, करना क्या चाहिए। अजीब अंतर्द्वंद्वता का जो है ना माहौल है उनके अंदर, अंतर्द्वंद्वता का युद्ध चल रहा है उनके अंदर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो भरना चाह रहे हैं कुछ लोग, कारण कि मास जो शिक्षक हैं उनकी जो संख्या है, जो संख्या बल है वो सक्षमता की तरफ है और विशिष्ट शिक्षक बने हैं, और नियोजित शिक्षकों का जो संख्या है वो कमा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सॉलिड 100% परफेक्ट शिक्षक जो हैं वो आज नियोजित शिक्षक के पद पर ही हैं। और लोग को लग रहा है कि सक्षमता परीक्षा देंगे, विशिष्ट बनेंगे तो उनको क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, ये चीज़ कम देख रहे हैं लोग। ये उनको ये लग रहा है कि उन्हें पेंशन मिलेगा, ये सारा लाभ मिलेगा, और ज़्यादा तो अभी कुछ नहीं, अभी तो 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में है, इसलिए बहुत सारा लाभ नहीं है। लेकिन जितना भी लाभ है एज ए शिक्षक, वो नियोजित शिक्षक बनकर के ही रहने में फ़ायदा है। इतना फ़ायदा ना अभी बीपीएससी वाले में है ना विशिष्ट शिक्षकों में है। मैं यही कहूँगा, एक गाना है आपके ऊपर कि दिल कहे रुक जा रे रुक जा, तू यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है वो कहीं पे नहीं। तो जो बात नियोजित शिक्षक बन करके रहने में है वो बात अभी कहीं नहीं है। ये बात को एकदम जान लीजिए, 100% आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा एकदम लगातार चल रहा है। आखिर क्यों? ये सोचिए, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? सक्षमता परीक्षा दिलवाने में, लोगों को नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनाने में सरकार इतना प्रयासरत क्यों है? एकदम साफ जान लीजिए कि विशिष्ट शिक्षक आप बनिएगा तो आपको जो है ना वो कई तरह के लाभों से आपको वंचित रहना पड़ेगा, और लाभ से जब आप वंचित रहिएगा तो सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। नियोजित शिक्षक बन कर रहिएगा ना, नियोजित शिक्षक अगर के पद पर आप रहिएगा तो यहाँ पर सरकार को हानि हो रही है। हानि क्या है? वित्तीय हानि, वित्तीय बोझ पड़ेगा सरकार के ऊपर, पड़ने वाला है। कारण कि जिनका आपने देखा होगा सदन में शिक्षा मंत्री ने एकदम साफ कहा था, याद करिए, कि 8वें वेतन का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनको 7 पे का लाभ मिला था। तो स्वाभाविक है कि जो नियोजित शिक्षक हैं और उनको 8वें वेतन का लाभ मिला था, तो आने वाला कल यानी कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उसमें नियोजित शिक्षकों को ही 8वें वेतन का लाभ मिलेगा। और अभी बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षकों को लाभ मिलने का कोई दूर दूर तक कोई संभावना भी नहीं है। इसलिए मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप अपना लाभ जो है ना छोड़ करके मत जाइए, नहीं तो बहुत पछताइएगा। कारण कि आपके पास सिर्फ लाभ ही लाभ है, आपके पास खोने का कुछ भी नहीं है। जो नियोजित शिक्षक के पद पर काम करेंगे उनके पास खोने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाभ ही है। देखिए, हाँ, खोने का क्या है सो मैं साफ बता देता हूँ। खोने का है कि आपका नियोजन इकाई में ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें भी आप चाहेंगे तब, ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप चाहेंगे तो आपके नियोजन इकाई में ही होगा, यही आपका नियमावली में है, इसमें कोई फेरबदल होने वाला बात नहीं है। तो सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक शिक्षक जो हैं वो सक्षमता दें और विशिष्ट शिक्षक बन जाएं, और ताकि उसको जो है 8वें वेतन का लाभ नहीं देना पड़ेगा। एक दूसरा है कि स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं दिया जाना है। 2, उसे जो है कालबद्ध प्रोन्नति नहीं देना पड़ेगा। 3, उसे प्रधानाध्यापक के पद पर उनको प्रोन्नति नहीं होगी। ये सारा जो है वो सरकार चाहती है कि यहाँ से लोग हटें, यहाँ से भीड़ कम जाए, और ताकि अगर मामला कोर्ट में भी जाए, कोर्ट में तो मामला है ही है, कारण कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है और कि इन लोगों का कहने का मतलब है कि नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ ही मिलना है। ईपीएफ का लाभ नियोजन तिथि से मिलेगा। उसके बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी मिल रही है, उसके बाद कालबद्ध प्रोन्नति मिलेगी, और आप जो भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं को जो है वो शेष लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे में सारा लाभ जब इधर है, ऑलरेडी मिल रहा है और मिलेगा भी,
तो फिर इस पद को छोड़ करके जाने का कहीं दूर दूर तक कोई औचित्य नज़र नहीं आता है। हाँ, हवा में बह करके आप जा रहे हैं तो जाइए, तो इसके लिए जाने से पहले आप एक बैठक कर लीजिए, आप लोगों से राय सलाह तो करिए, अपने संगठन के लोगों से, अपने मित्रजनों से, अपने पंचायत या प्रखंड स्तर पर बैठिए, विचार करिए, मंथन करिए उस पर कि जाना क्या ठीक रहेगा। और जो 3 का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो थोड़ा विचारें, सोचें, आखिर सरकार इतना अफरा तफरी क्यों मचा रखी है, क्यों चाहती है ऐसा। इसलिए थोड़ा वक्त को समझिए, सरकार के मंशा को समझिए। शिक्षकों के प्रति सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। सिर्फ पेपर पर घोषणा करने से होगा, कागज़ पर उसको उतारिए ना, उसको लाइए ना, उसको धरातल पर उतारिए, शिक्षकों को लाभ दीजिए ना। सारा बात को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर नियोजित शिक्षक जो हैं, विशिष्ट शिक्षक बने, आज उनको 15-15 हज़ार रुपया दे रहे हैं आप काट करके। बताइए कि कहाँ का न्याय है? क्या इतना ठीक है? आपको जो करना था, इनका जो वेतन था वो तो रहता, वृद्धि या बाद में करती उसको एरियर के तौर पर सरकार देती, लेकिन उसी का वेतन को काट लिया है, रोक लिया है। क्या ये जब 20 वर्ष का सेवा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो फिर बीपीएससी के बराबर इनको वेतन क्यों दे रहे हैं आप? हाँ, बीपीएससी के माध्यम से दे रहे, जो बन के आए हैं उनको तो दे रहे थे, तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि उनकी नई नौकरी थी। फिर जो पुराने नौकरी जो 20 साल करके वहाँ गए, उनको इतना कम देने का क्या उचित है? यही देते आप, वेतन संरक्षण का लाभ देते, उनको देना चाहिए था। उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो इंक्रीजमेंट उनको मिलता उसको आप रोक सकते थे 2-4 महीना, ज़्यादा नहीं, 2-4 महीना आप रोक सकते थे, उसके बाद एरियर के तौर पर आप देते। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है। परिणाम क्या हो रहा है कि आपाधापी में हमारे शिक्षकों को गुमराह करके, और ख़ास करके अब सरकार से ज़्यादा तो शिक्षक ही शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं कि आप इसको दे करके चले जाइए, यहाँ करिए, ये लाभ होगा। और जब उनसे पूछिए कि क्या आपने लाभ पा लिया, तो वो कहें कि नहीं, हम तो लाभ नहीं पाए, हमको तो कुछ भी नहीं मिला। इसलिए अगर नियोजित शिक्षक बनने का मूड है आपको, तो बने ही रहिए। आपको हर तरह का लाभ, हर तरह की सुविधा जो है ना, नियोजित शिक्षक बन करके भी आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वक्त आ गया है थोड़ा सोच समझ करके कार्य करने का। और जितने भी अभी नियोजित शिक्षक बचे हैं पूरे बिहार में, वो उनके हाथ में ही पूरा बागडोर था शिक्षकों का। और जितने भी लीडर हैं, जितने भी अपने मन से सोच समझकर कार्य कर रहे थे। देखिए, इंसान 2 तरह का होता है, एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है। जो बहिर्मुखी होता है वो लोगों की बात को सुनता है, लोगों की बातों को सुन करके उनकी भावनाओं में बह करके चला जाता है। और जो अंतर्मुखी होता है वो झांकता है, देने से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सारा कुछ सोचता है। और बाहर की बातों को भी सोचता है, लेकिन फिर उसको अपने अंदर लाता है, उस पर मनन करता है, मंथन करता है, विचार करता है। उसके बाद फिर भावनाओं की अभिव्यक्ति उसका होता है। और उसके बाद जो सोचता है उसको वो अपना कार्य रूप देता है। तो ऐसे शिक्षक का मतलब यही है कि आप अपने जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको अपने व्यवहार में आप लाइए। लेकिन शिक्षकों की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये चले जाते हैं भावनाओं में बह करके, वो दिया तो ये दिया, और दे करके लोग जा करके वहाँ फंस गए। और परिणाम क्या हो रहा है कि जो सब कुछ बिना मांगे मिल रहा था, अब वहाँ जा करके विशिष्ट शिक्षक बन करके आप सरकार की तरफ आशा भरी निगाहों से आप देख रहे हैं कि सरकार क्या देगी, क्या देने वाली है, क्या हुआ। अब रोज यही पूछ रहे हैं। और सोच लीजिए कि जिस आदमी का, मैं आपको बताता हूँ, माने 50,000 पेमेंट मिल रहा था, उन लोगों ने लोन लिया, तो मान के चलिए कि 25,000 रुपया लोन कट रहा था, अभी मिल रहा है उसको अब 35,000 रुपया। 35,000 में 25,000 तो लोन में ही कट गया, सिर्फ 10,000 रुपया बचा उनके हाथ में। अगर सिर्फ अकेले नौकरी वो कर रहे हैं, बाल बच्चे बाहर पढ़ रहे थे या फिर डेरा लेके आप रह रहे थे, तो 10,000 रुपया में आप क्या बच्चा पढ़ लेगा बाहर में, या फिर 10,000 रुपया में डेरा लेकर के आप रह लीजिएगा। हो गया ना, पूरा सिस्टम उथल पुथल हो गया। और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ना, तो इसलिए विचारिए, विचारते क्यों नहीं, विचार करके निर्णय लीजिए, ताकि आपको आने वाला दिन जो है ना में किसी तरह की परेशानी या कठिनाई जो है ना वो झेलना नहीं पड़ेगा। किस लाभ के चक्कर में है, अभी आप ही का तो पैसा कट के आगे जा रहा है। इसी पैसा को अगर आप
आप नियोजित हैं तो हर काम जो है ना वो सुनियोजित होना चाहिए और एक नीतिबद्ध कार्य होना चाहिए, ताकि आप जो कार्य करें वो कार्य का दशा और दिशा सही हो और आपकी जो गाड़ी है वो सही रास्ते पर जाए, सही पटरी पर जाए, ताकि आपका बैलेंस जो है वो बना रहे। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं, आप धैर्य के साथ रहें। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ धैर्य का, कारण कि धैर्य में बहुत ताकत होती है और धैर्य से अगर आप रहिएगा ना, दो तीन महीना में ना पूरा तस्वीर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ कि अगर आप सक्षमता नहीं देंगे तो आपकी नौकरी पर कोई समस्या आएगी, ऐसी भी कोई बात है नहीं। ये आप भी जान रहे हैं, सारा दुनिया जान रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं दीजिएगा सक्षमता तो आपको सेवा से हटा दिया जाएगा। हाँ, आप क्या नहीं होइएगा तो राजकर्मी का दर्जा आपको नहीं मिलेगा। तो लेकिन जो राजकर्मी का दर्जा जो पा लिए हैं उनको भी क्या मिल रहा है, उनको भी तो कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए हवा में नहीं बहिए, सोच समझ कर कार्य करिए और नियोजित ही बने रहिए, इसी में मज़ा है। और जब मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, ज़िंदगी के सारे मज़े कैश करोगे। और अपने पुरानी नौकरी में बादशाह की तरह रहिए और एक सहायक शिक्षक बन करके रहने में जो मज़ा है ना प्रधानाध्यापक के पद पर काम करने में मज़ा है और ना प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्य करने पर मज़ा है। नियोजित शिक्षक क्या होता है या फिर सहायक शिक्षक क्या होता है कि युवराज होता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। समय से आइए, समय से जाइए, बच्चों को पढ़ाइए और बिंदास की ज़िंदगी जीजिए। इसलिए नियोजित शिक्षक ही सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट और सबसे अच्छा पद है, इसी पर बने रहिए। इसलिए जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार। धन्यवाद।